बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अभी आप ये देख रहे हैं कि एक खूबसूरत सी ट्रे है और ये केक सेक रहे हैं जो मैंने इन दिनों बेक किए थे। और ये जो खूबसूरत सी आप ये ट्रे कहना चाहिए, प्लेट, हाँ सॉरी प्लेट कहना चाहिए। मेरे पास जो पहले प्लेट थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके बाद मुझे ये प्लेट भी गिफ्ट हुई, मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट की थी। तो फिर मैंने इसको लगा लिया अपने किचन में और माशाल्लाह ये भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो जनाब मैंने इन दिनों कुछ चीज़ें बनाई, जैसे कबाब बनाए, बोटी कबाब बनाए। और फिर कुछ मेहमान आए थे तो फिर मैंने उनके लिए ये केक्स वगैरह भी बनाए और साथ में कुछ और स्नैक्स टाइप चीज़ें, चाट्स वगैरह, और इसी तरह से खाना वाना अरेंज किया। तो उस दिन का ये वाल है। और ये बोटी कबाब की रेसिपी मैं आपको आज दूँगी। इसके लिए आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिनमें मैंने जो कबाब बनाए हैं वो इस तरीके से बनाए हैं मैंने कि मैं कबाबों को चॉपर यूज़ नहीं करती, मैं कबाबों के लिए कोई कुंडी डंडा यूज़ नहीं करती हूँ। और कैसे बनाती हूँ ये मैं बहुत दफ़ा बता भी चुकी हूँ और आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि मेरे जो कबाब हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो कबाबों को हमेशा मैं पका लेती हूँ, कुकर के अंदर प्रेशर दे देती हूँ उनको, और प्रेशर देने के बाद मैं उनका जो है वो अलग कर देती हूँ, उनकी जो बोन्स हैं वो अलग कर देती हूँ। तो जनाब मेरा ये कबाब बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था और इसमें मैंने तकरीबन 1.5 kg जो है वो बीफ लिया था। बीफ को मैंने तमाम मसालों के साथ, प्याज, लहसुन, अदरक और साबुत मसाले आप देख रहे हैं जिसमें साबुत सुर्ख मिर्चें भी थी वो भी डाल ली थी, तेज़पात भी डाल लिया था। और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैंने 20 मिनट्स का प्रेशर दे दिया था। 20 मिनट्स के बाद मैंने बोन्स को जो है वो अलग कर दिया था, हड्डियों को अलग कर दिया था। और इसके बाद जो है ये जो मीट अब देख रहे हैं कि गल चुका था ऑलमोस्ट, और इसमें से मैंने बोन्स को हटाना था। लेकिन मुझे चाहिए था इस तरीके से कि जो मीट है वो बिल्कुल ही घुल जाए, और उसके लिए मुझे कोई चॉपर नहीं यूज़ करना था, मुझे कोई कुंडी डंडा, कोई सिलबट्टा इस्तेमाल नहीं करना था। तो फिर मैंने इसके अंदर जो दाल थी वो आधा किलो का पैकेट जो था वो उसमें मैंने डाल दिया था। और ये जनाब बन रहा था बोटी कबाब। अब ये जो मैंने इसको पकाया, ये फाइनली जब कुक हुआ तो आप यकीन करें कि जब मैंने इसको मिक्सअप करी थी, हाथों की मदद से मिक्सअप किया था, तो माशाल्लाह जो बोटियाँ बिल्कुल घुल गई थी अंदर, और इसके साथ साथ ना हाथों में आ रही थी वो छोटे छोटे चंक्स जो थे मीट के, गोश्त के, वो हाथों में आ रहे थे। तो बड़े महसूस हो रहा था कि बहुत ही मज़े के ये बोटी कबाब बन रहे हैं। एक तो रेशा कबाब बनते हैं जिसमें गोश्त जो होता है वो कंपैरेटिवली इक्वल होता है, हाफ के बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। जैसे अगर आधा किलो दाल थी तो उसके अंदर 1 किलो डाल देना था। तो ये 1.5 किलो मीट था मेरे पास, 1.5 kg मीट था। तो इसमें मैंने सिर्फ हाफ kg जो है वो दाल ऐड की थी। और उसके बाद आफ्टर 20 मिनट्स मैंने दाल के साथ इसको प्रेशर दिया, दाल को मैंने सॉक कर लिया था, प्रेशर दिया सिर्फ 20 मिनट्स का। और आपने देखा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने जो स्पैचुला है उसकी मदद से खूब अच्छे तरीके से पानी खुश्क जब किया था, तो उसी दौरान दाल और गोश्त आपस में क्या कहना चाहिए, घुल मिल गए थे, रच बस गए थे ये कहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने जितना भी तैयार हुआ था मसाला उसको ठंडा किया और उसके अंदर मैंने अपना हरा मसाला ऐड किया, साथ में मैंने अंडे ऐड किए, 3 अंडे डाले थे इसके अंदर, और इसको अच्छे तरीके से दोबारा से आटे की तरह गूंद लिया था। और इस टाइम पे मैं कह रही थी कि जो मीट के बड़े प्यारे प्यारे से चंक्स आ रहे थे, महसूस हो रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। तो जनाब मेरे कबाब जो थे वो तैयार हो रहे थे, और मेरा वही प्रोसेस है कि मैं कबाबों की एक लेयर लगा देती हूँ ट्रे पर, फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक शीट लगा देती हूँ। और आपके घर में जो बैग्स होते हैं, शॉपर्स होते हैं, आप उनको कट करके इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक लेयर लगती है, उसके ऊपर मैं प्लास्टिक शीट बिछा देती हूँ, फिर उसके बाद दूसरी लेयर कबाब की लगाती हूँ। इसी तरह से एक ही ट्रे पर ना कई लेयर्स आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो माशाल्लाह ये बन गए थे 40 के करीब, मेरा ख्याल है कबाब बन गए थे, 35 या 40 कबाब, बोटी कबाब बन गए थे। बड़े अच्छे होते हैं। बच्चे जो हैं बाज़ औक़ात नहीं खाना खाते, सब्ज़ियाँ वगैरह नहीं खाते, तो उस सूरत में आप इन्हें कबाब पराठा बना कर दे सकते हैं घर में भी। और इसके अलावा जो है वो लंच के लिए तो होते ही अच्छे हैं कि आप इनके बर्गर्स बना दें, सैंडविचेस बना दें, पराठे में दे दें, जैसे दिल चाहे दे दें। और इस तरह से बच्चे जो हैं मीट भी उनका इंटेक रहता है।
और मीट जो है जो बच्चे तंग करते हैं वो इस तरह कबाबों की शक्ल में बड़े अच्छे से खा लेते हैं। तो माशाल्लाह मेरे कबाब तैयार थे। और बस इसके साथ साथ जो है आज कुछ मेहमानों ने भी आना था, तो उसकी भी आगे चल के मैंने तैयारी करनी थी, और वो तैयारी जो है वो मैं आपको बताऊंगी। तो जनाब ये आप एक प्लेट देख रहे हैं और इसके ऊपर किचन की कुछ प्यारी सी चीज़ें लिखी हुई हैं किचन रूल्स के नाम से। जो पहली प्लेट लगी हुई थी वो भी ऐसे ही थी, और ये भी प्लेट माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी। मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट की कि तुम लगाओ, वीडियोस बनाती हो उसमें अच्छी लगेगी। तो जनाब मैंने ये अपनी किचन रूल्स की नई प्लेट लगाई थी। और आज मैंने अपने घर में केक बनाने थे। वो केक बनाने के लिए मेरे लिए जो सबसे आसान तरीका होता है वो मैं अपना जो ब्लेंडर है उसको यूज़ करती हूँ। बीटर मौजूद है, लेकिन मुझे लगता है कि बीटर से ज़्यादा मेरे लिए आसानी इसके अंदर होती है। और इसमें मैंने ऑलमोस्ट 3 कप्स फ्लावर के लिए थे, और इसमें मैंने 3 अंडे लिए थे, और 3 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर था। इसके अंदर मैंने टूटी फ्रूटी भी ली थी। ऑयल जो था वो इसके अंदर तकरीबन 1 कप था, और इसमें मैंने बटर भी यूज़ किया था। इसमें 1 कप मैंने मिल्क इस्तेमाल किया था। और इसके बाद जो शुगर है, हाँ जी, शुगर भी एक एलिमेंट है। शुगर जो है वो 1 कप में हाफ़ कप होती है, तो मैंने 1.5 कप शुगर इसके अंदर ऐड की थी। मेरे पास पीनट रखी हुई थी, उनको मैंने ऊपर से इसके स्प्रिंकल किया था। और इसके लिए मैंने पीनट को थोड़े से जो फ्लावर है उसमें लाइट से फ्लावर के अंदर इसको डस्ट कर लिया था, बल्कि उसको मिक्स कर लिया था फ्लावर में। और फिर इसके ऊपर जो पीनट है, ये पीनट जो आप देख रहे हैं इसमें हल्का सा फ्लावर या मैदा जिसे कहते हैं वो डला हुआ है, तो वो मैंने इसको इस ऊपर से ऐड कर दी थी। बेकिंग टाइम जो था मेरा 150 डिग्री सेंटीग्रेड था, और मैंने 40 मिनट्स के लिए केक्स बेक किए थे। बटर केक थे, बटर भी इसके अंदर एडिड था, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा केक तैयार हो गया था। लेमन भी मैं इसमें स्क्वीज़ कर लेती हूँ, लेमन का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। बड़ी दिनों से ख्वाहिश है कि मैं कोई ऑरेंज और कैरेट केक की रेसिपी भी आपसे शेयर करूं, तो जैसे ही मौका मिला तो मैं आपसे ऑरेंज और कैरेट केक की भी रेसिपी शेयर करूंगी। साथ में आप देख लेंगे फ्रूट चाट मैंने बना ली थी, क्योंकि आज कुछ गेस्ट आ रहे थे, तो इसके लिए फ्रूट चाट मैंने बना ली थी। साथ में दही बल्ले भी बना ली थे, क्योंकि बच्चे भी थे साथ में, तो अच्छा लगता है, बच्चों के स्नैक्स टाइप चीज़ें खाना अच्छी लगती हैं। तो बस मैंने अपनी कुछ तैयारी कर ली थी। खाने में मेरा इरादा था कि मैं पुलाव बनाऊंगी, और जो मैंने कबाब बोटी कबाब बनाए ये फ्राई कर लूँगी, तो बड़ा अच्छा सा इंतज़ाम जो है वो हो जाएगा खाने का मेहमानों के लिए। तो बस जनाब मेरी तैयारी का ये सिलसिला जो था वो चल रहा था। और आज दिल में एक जो बात अक्सर मैं शेयर करती हूँ, बहुत सारी बातें शेयर की हैं, तो जो आज मेरे दिल में बात आ रही थी वो ये थी कि जब हम पढ़ते थे FSC लेवल पर एक बात सुनी थी, और वो ये थी कि कभी इतने मीठे ना बनो कि लोग तुम्हें निगल जाएं, और कभी इतने कड़वे ना बनो कि लोग तुम्हें थूक दें। तो ज़िंदगी में बहुत सारी फेजेस में और स्टेजेस पर हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, लोगों को देखते हैं, तो लेकिन उनका दराक, उनकी जो सही समझ है वो हमें बहुत आगे जाकर आती है। तो आजकल की जो ज़िंदगी है उसमें यही हमें एहसास होता है कि ज़िंदगी में कभी इतने मीठे ना बने आप कि आपको लोग निकल जाएं। इसमें एक बड़ी जो है वो एक विज़डम वाली बात है, वो ये कि हमारे, हाँ सब तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ पर सफ़र करते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वो नरम होते हैं, उन्हें लोगों को डील करना नहीं आ रहा होता। और लोगों को डील करना किसे कहते हैं? क्या लोगों को डील करने का मतलब ये होता है कि आप रूड हो जाएं, आप बदअखलाक हो जाएं, आप बदतमीज़ हो जाएं? नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता। लोगों को डील करने का मतलब ये होता है कि आप इस काबिल हों कि आपके साथ कोई ज़्यादती ना करे, आप इस काबिल हों कि लोगों से अपनी इज़्ज़त करवा सकें। इसको डील करना कहते हैं। और ये तरीका कैसे होगा? ये तरीका ऐसे ही होगा कि आपको ये पता हो कि आपने सॉफ्ट कहाँ पर होना है, आपको फर्म कहाँ पर होना है। आपको लोगों को येस कहना भी आना चाहिए, और आपको लोगों को नो कहना भी आना चाहिए। तो वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं रखते, मरवत में चुप कर जाते हैं, लोगों की गलत बातों को सह जाते हैं, सही वक्त पर सही जवाब नहीं दे पाते, वो बाद में जलते भूनते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं, लेकिन उसका कोई हासिल नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई
जो जवाब होता है ना वो वही होता है जो आपने वक्त पर दिया और एहसन तरीके से दिया। और मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि आप इतने रूड हो जाएं, आंखें माथे पे रख लें, लोगों के साथ बदअखलाक़ी का ऐसा सलूक करें कि लोग आपसे डरने लगें अपनी इज़्ज़त की वजह से। क्योंकि बदअखलाक़ी के तो बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में आ सकते हैं। तो जो मैं आजकल सीख रही हूँ, जो मैंने सीखने की कोशिश की, जो मेरी ज़िंदगी मैं समझती हूँ इस चीज़ से महरूम थी कि मुझे इस बात का पता नहीं था, और वो ये थी कि मुझे लोगों को डील करना नहीं आता था। तो आजकल मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मुझे लोगों को डील करना आना चाहिए और मैं सीखूँ इसको। और इसी तरह से मेरी एडवाइस है उन सब लोगों के लिए जो अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अपनी इज़्ज़त को कायम रख कर, अपने वक़ार को कायम रख कर, अपने मुकाम को कायम रख कर और अपनी अहमियत को दूसरों की ज़िंदगी में कायम रख कर। उनके लिए ये एडवाइस ज़रूर है कि वो लोगों को डील करना सीखें। मेरे अब्बू मुझे कहा करते थे कि तुम्हारे अंदर जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जब तुम किसी से नाराज़ होती है, तुम्हें कोई परेशान करता है तो तुम उसको फेस नहीं करती, तुम एक साइड पर हो जाती हो, इस चीज़ से तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। वो बातें मैं सुनी अनसुनी कर दिया करती थी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मुझे इस एज में, जबकि मेरे अब्बू को इस दुनिया से गए हुए 18 साल हो चुके हैं, ये बात समझ में आई कि हम अगर ये सोचें कि ये आदमी मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो आदमी मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे अकेले हो जाना चाहिए, मुझे दूर चले जाना चाहिए, मुझे अवॉइड करना चाहिए, तो उस सूरत में क्या होगा कि आप अकेले पड़ते चले जाएंगे। क्योंकि अगर आप ये तरीका इख्तियार करेंगे तो कहाँ तक करेंगे? क्या आप आइसोलेशन में चले जाएंगे? नहीं, आपने लोगों के बीच में भी रहना है, जीना भी है, और अपना जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है और जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपका होना है लोगों के बीच में, उसको भी कायम रखना है। तो बस मेरी ये एडवाइस उन सब लोगों के लिए कि अगर उनके अखलाक इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि लोग उनको मिसयूज़ करते हैं तो इससे संभलें, लोगों को समझें, उनको समझ कर चलें। और वो लोग जो बदअखलाकी की तरफ चले जाते हैं, इतने रूड हो जाते हैं कि लोग उनसे घबराते हैं, उन्हें भी अपने रवैये को इम्प्रूव करना चाहिए। वही वाली बात जो FSC लेवल पर हमने सुनी पढ़ी, हम एक दूसरे को कहते थे कि भाई इतने मीठे ना बनो कि लोग तुम्हें निगल जाएं, और इतने कड़वे भी ना बनो कि लोग तुम्हें थूक दें। तो बस जनाब, आज दिल की यही बात थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। मेरी बड़ी मज़े की बिरयानी थी, ये तैयार हो रही थी। अच्छा, आज इस दौर में मुझे पता चला कि बिरयानी जो है ना वो उस वक्त अच्छी बनती है जब आप इसके मसाले सही रखते हैं। मसाले दुरुस्त होंगे तो ही बिरयानी अच्छी बनेगी। ज़्यादा कर देंगे तो स्पाइसी हो जाएगी, कम कर देंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े की नहीं होगी। क्योंकि जिन चीज़ों में जो स्पाइस बेस्ड चीज़ें होती हैं ना वो स्पाइसी ही अच्छी लगती हैं। मेरे बोटी कबाब माशाल्लाह से तैयार हो रहे थे और माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे, मेहमानों को भी अच्छे लगे। साथ में मेरी बिरयानी भी तैयार थी। इसमें मैंने क्यूब भी ऐड कर ली थी, मैंने इसमें लेमन भी ऐड किए थे, नींबू, हरी मिर्चें इसमें ऐड की थी। जब मैं पानी डाल कर इसको खुश्क कर रही थी उस टाइम पर मैंने नींबू वगैरह ऐड किए थे, हरी मिर्चें। इसके अलावा मैंने चिली फ्लेक्स भी ऐड किए थे। इसके अंदर मैंने अपनी जो पाउडर सुर्ख मिर्चें वो भी ऐड की थी। हल्दी मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, लोग कहते हैं कि ना ऐड करें, लेकिन ये स्पाइसेस में अच्छी चीज़ है, इसको ऐड करना चाहिए। तो जनाब मेरा खाना तैयार था और बहुत अच्छा लगा था सबको, और मुझे भी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हो सकता है कुछ टिप्स और कुछ बातें आपको भी समझ में आई हों, क्योंकि जब हम लोग वीडियो शेयर करते हैं तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि हर इंसान का काम करने का अंदाज़ अलग होता है। अब आप देख रहे हैं मैंने तेज़पात को हटा दिया था, तेज़पात का फ्लेवर आ गया तो वो मैंने इस कौरमे में से निकाल दिया था जो बिरयानी के लिए था। तो बस वही बात है कि जब हम एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं तो हम नई बातें सीखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।